इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में हम जो है इस टॉपिक में जैसे अदर थ्योरीज को, जैसे लाइक प्रोडक्ट लाइफ थ्योरी हो गई, ठीक है, ओहलम थ्योरी होगी, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो व्हाई इज फ्री ट्रेड बेनिफिशियल। जो फ्री ट्रेड होता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करने के लिए, तो बेनिफिशियल क्यों होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड होता क्या है। अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट डज नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस थ्रू कोटा और ड्यूटीज। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती है, ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम को कोटा और ड्यूटीज लगा के। व्हाट इट्स सिटीजन कैन बाई फ्रॉम अनदर कंट्री और व्हाट दे कैन प्रोड्यूस एंड सेल टू अनदर कंट्री। मतलब उस देश के लोग जो है अन्य देशों से जो है कुछ भी खरीद सकते हैं और अपना कोई भी प्रोडक्शन जो है वो बाहर के देशों में बेच सकते हैं। इन सिंपल बोला जाए तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है इसमें फ्री ट्रेड में रख दिया जाता है। मतलब कोई किसी तरह की जो है वो कंडीशन नहीं लगाई जाती है कोटा और ड्यूटी लगा के। ट्रेड थ्योरी शोज व्हाई इट इज़ बेनिफिशियल, ठीक है। ट्रेड थ्योरी, अब इस जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है उसमें तो फ्री ट्रेड की बात हमने की। उसके बाद ये थ्योरी बताती क्या है कि हमारी कंट्री के लिए जो इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड में जो है एंगेज होना क्यों जो है वो बेनिफिशियल रहता है। So, trade theory shows why it is beneficial for a country to engage in international trade even for product it is able to produce for itself। मतलब इवन ऐसे प्रोडक्शन में भी हम जो है जो हमारे ही देश के लिए सफिशिएंट हैं, फिर भी हम उसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे बेच रहे हैं, तो ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट होता है। सो ये जो है ट्रेड थ्योरी बताती है। इंटरनेशनल ट्रेड अलाउज अ कंट्री, इंटरनेशनल लेवल पे जब एक देश जो है वो ट्रेड करता है तो एक कंट्री को क्या अलाउ करता है, टू स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट दैट इट कैन प्रोड्यूस एफिशिएंटली। एक प्रोडक्ट में जिसमें कोई कंट्री एफिशिएंट है उसको बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना उन प्रोडक्ट को जो कि मोर एफिशिएंटली जो है वो अदर देश जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना। वाई डू सर्टन पैटर्न ऑफ ट्रेड एग्जिस्ट, ट्रेड के कुछ पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो ड्यू टू सम पैटर्न ऑफ ट्रेड आर फेयरली इजी एक्सप्लेन। लाइक इट इज़ ऑब्वियस वाई सऊदी अरबिया एक्सपोर्ट ऑयल, घाना एक्सपोर्ट कोका, ठीक है, एंड ब्राज़ील एक्सपोर्ट कॉफ़ी। अब जो है ये इसके बाद वाई डज स्विट्ज़रलैंड एक्सपोर्ट केमिकल, फार्मास्यूटिकल, वॉचेस एंड ज्वेलरी। वाई डज जापान एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन टूल्स। क्यों? क्योंकि दे आर एफिशिएंट इन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह के उत्पादों के प्रोडक्शन के में इनमें जो है एफिशिएंसी है, इसलिए ये बाहर के देशों को बेचते हैं। वट रोल डज गवर्नमेंट हैव इन ट्रेड, गवर्नमेंट का जो है व्यापार में क्या रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है अगर हम इसको समझें। द मर्केंटाइलिस्ट फिलॉसफी मेक्स अ क्रूड केस फॉर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड लिमिटिंग इम्पोर्ट। गवर्नमेंट जो है वो अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है तो एक्सपोर्ट पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कोटा लगा दिया, वो सब कुछ बंद कर देती है। और इम्पोर्ट को प्रमोट करना चाहती है तो भी जो है कोटा और जो ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसको हम टैक्स टाइप बोलते हैं, तो उनको जो है वो कम कर देती है, हटा देती है। स्मिथ, रिकार्डो और हैक्सलर ओहलम प्रमोट अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री ट्रेड। जो स्मिथ थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, रिकार्डो थे, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि ये किससे संबंधित है, इन्होंने फ्री ट्रेड की जो है वो समर्थन किया है, और ओहलम ने। न्यू ट्रेड theory and Porter's theory of national competitive advantages justify limited and selected government intervention to support the development of certain export oriented industries। इसके अलावा जो पोर्टर थे, ठीक है, पोर्टर की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्योरी थी, उसने जो है ये चीज़ बोली है, इसको न्यू ट्रेड थ्योरी भी बोला गया है। इस थ्योरी में क्या बोला है कि गवर्नमेंट को जो है एक लिमिटेड सा जो है वो अपनी इंटरफेरेंस रखनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड में, और ताकि जो है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हैं वो डेवलप हो सके। व्हाट इज़ मर्केंटलिज्म, ठीक है, मर्केंटलिज्म जो है सजेस्ट दैट इट इज़ इन अ कंट्रीज बेस्ट इंटरेस्ट टू मेंटेन अ ट्रेड सरप्लस, कि एक कंट्री के लिए जो है ये बहुत अच्छी बात होती है ट्रेड सरप्लस को मेंटेन करना। ट्रेड सरप्लस मींस टू एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट, ठीक है। और एडवोकेट्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू अचीव अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, और बोला कि गवर्नमेंट को बोला कि उसको अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, किस में, एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को सरप्लस में लाने के लिए।
Mercantilism views trade as a zero-sum game, one in which a gain by which country result is in a loss by another. तो मर्केंटलिज्म के व्यू में ट्रेड जो है एक जीरो सम गेम है, ठीक है, जीरो सम गेम है जिसमें क्या है, वन इन विच गेन, एक में जब हम गेन करते हैं तो जब हम दूसरी कंट्री से जो है वो जैसे एक्सपोर्ट करके हम गेन कर रहे हैं ना, दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा लॉस हो जाता है। तो इसमें जो है बात जीरो पे ही आ जाती है क्योंकि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट की बात जो है वो जीरो पे ही आ जाती है, आई चलाई यहाँ पे चली रहती है। उसके बाद व्हाट इज स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेजेस की थ्योरी किसने दी है, स्मिथ में, मैच करने को भी क्वेश्चन आता है। तो एडम स्मिथ आर्गूड दैट a country has absolute advantages in the production of a product when it is more efficient than any other country in producing it। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, एडम स्मिथ ने बोला कि एक देश को जो है एक एब्सोल्यूट एडवांटेज लेना चाहिए अपने प्रोडक्शन का, ठीक है, जिस प्रोडक्शन में वो बहुत कुशल है, उसको अदर देशों के कंपैरिजन में बहुत एफिशिएंटली उसको प्रोड्यूस करता है, तो उसको एडवांटेजेस कैसे लेना चाहिए, बाय एक्सपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट। Countries should specialize in the production of goods for which they have an absolute advantage and then trade these goods for the गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कंट्रीज। ठीक है, इसको इसमें बोला कि एक देश को जो है एक टाइप के प्रोडक्शन में जो है वो स्पेशलाइजेशन हासिल करनी चाहिए और उस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को इतना जो है वो क्वालिटेटिव बनाना है कि उसका एब्सोल्यूट, उसका पूरा एडवांटेजेस लेना है बाय एक्सपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट टू द अनदर कंट्रीज, और अनदर कंट्रीज जो कि इसमें जो है वो परफेक्टली प्रोडक्शन में एफिशिएंट नहीं है। हाउ डज द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वर्क, अभी थ्योरी कैसे काम करती है इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अज्यूम दैट टू कंट्रीज, दो देश हैं, घाना और साउथ कोरिया, बोथ हैव 200 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, दोनों के पास उत्पादन के 200 यूनिट हैं, दैट कुड आइदर बी यूज टू प्रोड्यूस राइस और कोका। ठीक है, अब जो है घाना इट टेक्स 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कोका एंड 20 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ राइस। Ghana could produce 20 ton of coca, no rice, ठीक है, and 10 ton of rice एंड नो कोका, और सम कॉम्बिनेशन ऑफ राइस और कोक जो है ये इसमें जो है प्रोड्यूस कर सकता है। तो साउथ कोरिया जो है वो 40 यूनिट लेता है रिसोर्सेज के 1 टन कोक को जो है प्रोड्यूस करने में, एंड 10 जो उसके रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करता है कहाँ पे, 1 टन राइस को यूज़ करने में। अब साउथ कोरिया के पास भी जो हम बोलते हैं ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रहता है, PPP, मतलब वो दोनों कॉम्बिनेशन में जो है वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जो है वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। तो साउथ कोरिया कुड प्रोड्यूस 10 टन ऑफ कोका, नो राइस, 20 टन ऑफ राइस, नो कोका, ठीक है, सम कॉम्बिनेशन इन बिटवीन। तो एब्सोल्यूट वाई डज द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वर्क, ये थ्योरी क्यों जो है काम करती है, बिकॉज विदाउट ट्रेड, अब घाना वुड प्रोड्यूस 20 टन ऑफ कोक, 5 टन ऑफ राइस, साउथ कोरिया वुड प्रोड्यूस 10 टन ऑफ राइस, 2.5 टन ऑफ कोक। विद स्पेशलाइज्ड ऑफ ट्रेड, अगर ये दोनों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दोनों को प्रोड्यूस करें, लेकिन वो होता है ना जब हम जो है वो हर तरफ अपना जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं तो हम किसी में भी परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो वाली बात है। पर जब वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब घाना वुड प्रोड्यूस 20 टन, घाना जो है वो 20 टन कोक के प्रोड्यूस कर रहा है और साउथ कोरिया 20 टन जो है राइस के प्रोड्यूस कर रहा है। घाना को ट्रेड 6 टन ऑफ कोका टू साउथ कोरिया एंड 6 टन ऑफ राइस। तो अब इसमें क्या है, फिर दोनों जो है एक दूसरे को जो है वो बेच सकते हैं सामान जो उनके पास फलक जाता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। आफ्टर ट्रेड घाना वुड हैव 14 टन ऑफ कोक left and 6 ton of rice. South Korea would have 14 ton of rice left and 6 ton of coke. In each country specialize in the production of a good in which it has absolute advantage and trade for which other produce countries gain। अब इसमें क्या है, सीधी सी बात बोल दी है कि हम एक ही तरह का प्रोडक्ट करें, उसमें भी स्पेशलाइजेशन हासिल करें और उस देश को, ठीक है, जो स्पेशलाइज नहीं है उसको वो प्रोडक्ट हम बेच दें, तो दोनों ही कंट्रीज़ को यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। सेम चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की है एक टेबल की हेल्प से। ये देखो कि यहाँ पे अगर जो है ये दो कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा, ठीक है, अगर जो है ये कंजम्पशन विदाउट ट्रेड कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा, अगर स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं तो एक प्रोडक्ट देखो, इधर राइस 0 है, इधर कोक, और इधर कोक 0, इधर राइस, ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस में बताया हुआ है।
व्हाट इज रिकार्डोज थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ये भी क्वेश्चन आता है। रिकार्डो ने कौन सी थ्योरी दी है, इसने इन्होंने जो है कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी दी है। पूरा नाम था इनका डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो आस्क्ड व्हाट माइट हैपन when one country has an absolute advantage in the production of all goods। रिकार्डो की थ्योरी क्या बोलती है कि क्या होगा अगर जो है एक कंट्री जो है वो हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, सभी तरह की वस्तुओं के उत्पादन में जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज लेना शुरू कर दे तो क्या होगा। रिकार्डोज थ्योरी ऑफ comparative advance suggests that countries should specialize in the production of those goods they produce most efficiently and buy goods that they produce less efficiently from the other countries, even if this means buying goods from other countries that they could produce more efficiently at a home। और इसमें जो है क्या बोला है कि अगर उन चीज़ों को भी खरीद सकते हैं जिनको हम अपने देश में भी उत्पादित कर सकते हैं तो उनको भी अन्य देशों से खरीदा जा सके। तो हाउ डज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस वर्क, ये कैसे काम करती है। जैसे घाना इज मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कोक एंड राइस, ठीक है। घाना इट टेक्स 10 रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कोक एंड 13 टू प्रोड्यूस 1/3 सोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ राइस। सो घाना कुड प्रोड्यूस 20 टन ऑफ कोक एंड नो राइस, ठीक है। उसकी कॉम्बिनेशन थे 15 जो है टन राइस और नो कोक इन सम कॉम्बिनेशन। साउथ कोरिया जो है 40 रिसोर्सेज को लेता है 1 टन कोक को प्रोड्यूस करने के लिए और 20 रिसोर्सेज को लेता है 1 टन राइस प्रोड्यूस करने के लिए। सो साउथ कोरिया के पास जो है वो could produce 5 ton of coke and no rice and 10 ton of rice and no coke और some other combination जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखते हैं ना उसमें, तो उसकी तरह है ये। देखो इसको डायग्राम से सेम चीज बोली है कि वो दोनों का उत्पादन भी कर सकता है, दोनों में से किसी एक का उत्पादन भी कर सकता है या दोनों का जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे भी उत्पादन कर सकता है। तो उसको जो है एक ही प्रोडक्ट का स्पेशलाइज प्रोडक्शन करना चाहिए और जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है वो अदर कंट्री से उसको परचेज कर लेना चाहिए। इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री ट्रेड ऑलवेज बेनिफिशियल, कि हम गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन ना लगाए तो ये क्या हमेशा जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री ट्रेड इज बेनिफिशियल बट द गेन मे नॉट बी ग्रेट एज द सिंपल मॉडल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस वुड सजेस्ट। इमोबलाइज रिसोर्सेज मतलब हमारे रिसोर्सेज नहीं जाने चाहिए। डिमिनिशिंग रिटर्न, हमारी रिटर्न कम नहीं होनी चाहिए। और डायनामिक इफेक्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़नी चाहिए, तभी ये बेनिफिशियल है। ओपनिंग अ कंट्री फॉर ट्रेड कुड इंक्रीज, एक कंट्री को हम जो है इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड की परमिशन देते हैं तो इससे क्या इंक्रीज हो जाता है। अ कंट्रीज स्टॉक ऑफ रिसोर्स एज इंक्रीज सप्लाई बिकम अवेलेबल फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा है द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड फ्री अप रिसोर्सेज फॉर अदर यूजेज। और तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। अब इसमें जो है कुड अ रिच कंट्री बी वर्स ऑफ विद फ्री ट्रेड, क्या जो है एक रिच कंट्री जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे फ्री ट्रेड करने से जो है वो उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। तो इस चीज़ को जो है पाउल सैमुअल्सन ने दिया है, ठीक है। पाउल सैमुअल्सन की थ्योरी जो है वो फ्री ट्रेड से संबंधित है। इन्होंने क्या बोला था, डायनामिक गेन फ्रॉम ट्रेड मे नॉट ऑलवेज बी बेनिफिशियल, ठीक है। इन्होंने बोला था कि अगर हम जो है डायनामिक गेन जो है वो प्राप्त करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड पे तो ये हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। फ्री ट्रेड में ultimately result in lower wages in the rich country. The ability to offshore service job that were traditionally not internationally mobilized may have the effect of mass inward migration into the United Nations where wages could देन फॉल, ठीक है। जो लोग जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जाना शुरू कर देते हैं तो वो क्या है, जब वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वेज रेट कम हो जाएगा। बट प्रोटेक्शनिस्ट जो थे मेजर कुड क्रिएट अ मोर हार्मफुल सिचुएशन देन फ्री ट्रेड, ठीक है। तो इससे जो है हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है। वट इज़ हैक, हम जो है हेक्सचर की ओहलिम की थ्योरी की बात करें तो इनका पूरा नाम एली हेक्सचर एंड बर्टन ओहलिम था और इन्होंने जो थ्योरी दी थी इनकी थ्योरी थी कंपैरेटिव एडवांटेज से संबंधित। इन्होंने फैक्टर एंडोवमेंट पे काम किया था। तो कंपैरेटिव एडवांटेजेस अराइज फ्रॉम डिफरेंसेस इन नेशनल फैक्टर एंडोवमेंट। इसमें क्या बोला, द एक्सटेंट टू विच अ कंट्री इज एंडोव्ड विद रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इससे संबंधित इनकी थ्योरी थी। और ये बोलते थे, ये इन्होंने प्रिडिक्ट किया दैट कंट्रीज विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट मेक इंटेंसिव यूज ऑफ दोज फैक्टर्स दैट आर लोकली जो है abundant and import goods that make intensive use of factors that are locally scarce। तो क्या ये थ्योरी जो है वो होल्ड करती है, डज द हेक्सलर ओहिलम थ्योरी होल्ड।
वेस्ली जो लियोनटेफ थे जिन्होंने लॉरेंस कर्व भी दिया है, उन्होंने बोला कि theorized that since the US was relatively abundant in the capital compared to other nation, the US would be a exporter of capital intensive goods and an importer of labor intensive goods. However, he found that US export were less capital intensive than US imports. Since the result was at variance with the prediction of trade theory, it becomes known as, इसको ल्यूनेफ्ट पैराडॉक्स भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली बात वही थी कि जो यूएस के एक्सपोर्ट थे वो कम थे और कैपिटल इंटेंसिव के कंपैरिजन में जो उनकी इंपोर्ट थे कैपिटल इंटेंसिव की उसके कंपैरिजन में उनके एक्सपोर्ट कम थे। तो इससे क्या हो जाता है, तो इन्होंने जो है एक थ्योरी यही बोली है कि वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, वेरिएंस जो है इसको वेरिएंस का पैराडॉक्स इन्होंने दिया था, इसलिए इसको जो है लियोनेफ्ट पैराडॉक्स भी कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो है रेमंड वर्मन ने दी है, क्वेश्चन आ जाता है ये, रेमंड वर्मन ने कौन सी थ्योरी दी है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी। एज प्रोडक्ट mature both the location of sale and optimal production location which change effective the flow of direction of trade. The size of wealth of US market give US firm a strong intensive to develop new product. Initially, the product would be produced and sold in US. As demand grow in other countries, फिर जो है अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होने लग जाता है। डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट वुड ग्रो इन अदर एडवांस्ड कंट्रीज over time, making a worthwhile for foreign producers to begin producing from their home makers. तो उससे क्या होता है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर पर्टिकुलर कंट्री में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो उसी, क्योंकि उसमें बेनिफिट है ना एक्सपोर्ट करके, तो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट लाइफ थ्योरी? प्रोडक्ट लाइफ थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें ये फैसिलिटेट करती है इन एडवांस्ड कंट्रीज विद ग्रोइंग डिमांड लिमिटेड एक्सपोर्ट फॉर द यूएस एट द मार्केट इन यूएस द अदर एडवांस्ड नेशन मैच्योर्ड एंड प्रोडक्ट वुड बिकम मोर स्टैंडर्डाइज्ड एंड प्राइस टू मेंटेन competitive weapon. Producer based in advanced countries where labor cost and lower than the United Nations might know to be able export the United Nations. If cost pressurized करती है वो डेवलपिंग कंट्रीज को वुड एक्वायर प्रोडक्शन एडवांटेज ओवर द एडवांस्ड कंट्री। अब क्या है ना कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूएस है ना, तो वो जो है वो टेक्निक बेस्ड है और हमारी कंट्री जो है लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव में खर्चा ज़्यादा आता है ना, और टेक्नोलॉजी जैसे चाइना से हमें बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक तरह से जो रोजगार का स्तर है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए बोला है कि प्रोडक्शन पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो है वो ग्रोथ को भी साथ में लेके चलना है। इफ़ कॉस्ट pressures were intensive, development countries would acquire production advantage over advanced countries. Production become concentrated in lower cost foreign location and the United Nations become importer of the product. तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल? प्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऐसे चलता है, धीरे धीरे ग्रोथ हुआ और फिर जो है वो पर्टिकुलर हमारा जो है वो प्रोडक्ट का जो इम्पोर्ट है, ठीक है, वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड कर जाता है। ठीक है, डज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी होल्ड? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है एक्यूरेटली एक्सप्लेन करती है व्हाट हैज़ हैपन फॉर द प्रोडक्ट लाइक फोटोकॉपियर्स and number of other high technology producer developed in US and in 1960 and 1970, but the globalization integration and world economy has made this theory less valid, क्योंकि globalization से क्या हुआ है, the theory is ethnocentric, ठीक है, product today is disappeared globally और products today are introduced in multiple market। अब ये है कि यूएस ही नहीं है और कंट्रीज़ की मार्केट में भी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है।